गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स जो रासायनिक गतिकी था उसमें हमने बताया था कोटि के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें आपको हमने अलग अलग कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए, तृतीय कोटि के लिए, भिन्नात्मक कोटि के लिए और अंत में बताया था छद्म प्रथम कोटि के लिए। ये आपको अभिक्रिया के बारे में हमने बताया था। तो बच्चों आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है वेग व्यंजक। ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बच्चों, और हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप वेग व्यंजक कैसे निकालते हैं, चाहे वो शून्य कोटि अभिक्रिया हो चाहे वो प्रथम कोटि अभिक्रिया हो। दो कोटि की अभिक्रियाएं जो है आप लोगों को खासकर इंटर क्लास में, जो 12th क्लास में है, वो पढ़ना है आपको, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। तो इसका वेग व्यंजक पढ़ने से आपको दो फायदे हो जाएंगे। पहला तो कि आपका जो 5 नंबर्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में वो क्लियर हो जाएगा, और दूसरा कि इस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों वो डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग होते हैं, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों आज के टॉपिक पर आते हैं। वो कहता क्या है कि रेट एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन। जो आज का हमने टॉपिक दिया बच्चों वो क्या कहता है, रेट एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग व्यंजक। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अभिक्रिया का कैसे हम वेग व्यंजक निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे रेट एक्सप्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला जो रेट एक्सप्रेशन किसका सीखेंगे बच्चों, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। सबसे पहले हम लोग सीखने जाएंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। पहले हम एक्सप्रेशन पे गौर करते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन में देखिए बच्चों हमने क्या किया है, मान लिया है कि एक अभिक्रिया हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक अभिक्रिया को मान लिया है बच्चों कि हमारा एक ए अभिकारक है जो क्या बना रहा है, एक प्रतिफल बना रहा है। प्रतिफल में कुछ भी बनाए उससे आपको यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वेग व्यंजक जो निकालेंगे आप रेट एक्सप्रेशन वो किसके लिए निकालेंगे बच्चों, तो वो अभिकारक के लिए आप निकालेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं बच्चों, देखिए फिर से हमने क्या माना है कि माना कि अभिक्रिया में अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण ए नॉट। देखिए सांद्रण को हमने, पहला जो सांद्रण होता है जो शुरुआत का सांद्रण, यानी कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ था तब हमारे पास अभिकारक का कितना सांद्रण था उसको हम कहते हैं प्रारंभिक सांद्रण। और इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, ए नॉट मान लिया। और ये भी हमने मान लिया कि टी समय में इसमें परिवर्तन कितना हो जाता है, सिर्फ ए में परिवर्तन हो जाता है, यानी ए नोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए में सांद्रण में उसका चेंज, मतलब कि ए नोट का ए सांद्रण जो होता है परिवर्तन हो जाता है कितने समय में, टी समय में। तब बच्चों हम यहाँ पर 3 कॉलम बना सकते हैं, सांद्रण, सांद्रण में परिवर्तन और समय अंतराल। ध्यान दीजिए बच्चों, जब टाइम हमारा 0 सेकेंड था, मतलब कि टाइम यानी कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ था, तो सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा और सांद्रण आपका क्या रह जाएगा, जो पहले वाला सांद्रण होगा प्रारंभिक वही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही टाइम टी सेकेंड हो रहा है बच्चों, सांद्रण में परिवर्तन क्या हो रहा है, ए हो रहा है, तो सांद्रण कितना बचेगा टोटल, तो प्रारंभिक में से जितना चेंज हो गया उसको माइनस कर देंगे, तो यानी ए नोट माइनस ए हो जाएगा। तो इसको आप नोट करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों अब वहां पर हमने सांद्रण में परिवर्तन देख लिया, कैसे चेंजिंग होगा। अब हम लोग आते हैं बच्चों कि अब एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब लिखेंगे अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग से। क्या बच्चों चलेंगे हम, तात्क्षणिक वेग से। तो तात्क्षणिक वेग से आपको क्या बताया गया बच्चों, तो तात्क्षणिक वेग से जो आपको बताया गया है उसमें आपको बताया गया है बच्चों कि जो लिखा जाता है वो dx/dt के फॉर्म में लिखा जाता है। तो क्या लिखोगे आप बच्चों, तो डी ए लिखोगे, क्योंकि सांद्रण में परिवर्तन कितना था शून्य कोटि का, अभी देखे थे आपने एक्सप्रेशन में ए था, बाय क्या लिखोगे डी टी। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा बच्चों, तो प्रारंभिक सांद्रण का, या जो सांद्रण कह सकते हैं है ना अभिक्रिया में, तो किसा हो जाएगा बच्चों, तो ए नॉट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हम बच्चों पावर क्या दे देंगे, शून्य। शून्य क्यों पावर हम दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। और अभिकारक का बच्चों ये क्या है, वेग है ना, अभिकारक के लिए निकाला गया, तो आगे साइन क्या लगा दीजिएगा, माइनस, यानी माइनस dA/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए नोट का पावर 0। शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए 0 रख रहे हैं हम पावर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ाएंगे इसको एक्सप्रेशन को, तो हो जाएगा माइनस dA/dt क्या हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट से गुना करेंगे, k इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, तो k इंटू हो जाएगा किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो 1 कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस dA/dt इज इक्वल टू k। और अब यहाँ पर देखो बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dt को उस साइड भेज सकते हैं, तो हो सकता है माइनस dA इज इक्वल टू k इंटू dt लिख सकते हैं बच्चों। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे इसका, है ना, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि अब दोनों साइड
क्या लिखेंगे, दोनों तरफ या दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन करने। अब देखो बच्चों दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा और यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, किसका करेंगे, dt का करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो माइनस a ही रह जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा k, और dt का क्या हो जाएगा t, तो k इंटू टी हो जाएगा, और प्लस लिखेंगे i क्या होगा बच्चों, यहाँ पर i हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो उसमें सर c लेकर बनाते होंगे, है ना बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या लेकर बनाते हैं, हम थोड़ा सा अलग यहाँ पर जो है केमिस्ट्री में कर दिए हैं, यहाँ पर हम i लेकर, i भी ऐसे माना जाता है बच्चों, ये i इक्वल टू हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया। इसको आप समीकरण क्या मान लो, एक मान लो, यानी कि हमारा एक समीकरण आ गया बच्चों, माइनस a इक्वल टू kt प्लस i। अब यहाँ से बच्चों अगर हम i का वैल्यू निकालने जाएं, हम लिखें अगर बच्चों फॉर वैल्यू ऑफ i, अगर हमें मान लो इस कांस्टेंट का अगर हम मान देना, क्योंकि कांस्टेंट पहले से हमारे पास है बच्चों, क्या कांस्टेंट है, के ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट है। वो कौन सा कांस्टेंट है बच्चों, वो रेट कांस्टेंट है, यानी कि आपके पास क्या है, ये वेग स्थिरांक है। क्या है ये, वेग स्थिरांक है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आ गया। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे समाकलन, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। तो i का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ i। तो देखो i की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम लोग इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इनिशियल टाइम में जाएंगे, मतलब जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ था, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर कि जब t इज इक्वल टू क्या, 0। तो आपको पता है बच्चों कि जब टाइम 0 था, यानी अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ था, तो सांद्रण में परिवर्तन भी तो कुछ नहीं हुआ था, यानी कि सांद्रण का जो परिवर्तन जो हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा बच्चों, प्रारंभिक सांद्रण के बराबर हो जाएगा, यानी एक यहाँ पहुंच जाएगा, ए नोट के पास पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नोट के पास पहुंच जाएगा। तब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ ए की जगह पर क्या रख दोगे, ए नॉट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के टी, तो के इंटू टी और प्लस क्या हो जाएगा, आई। तो टी की जगह पर रख दो वैल्यू, टी की जगह पर कितना लिए, 0, तो के इंटू 0 प्लस आई। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए नॉट। तो इसको आप बच्चों नोट करेंगे, आगे एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब देखो समीकरण जो है 1 में जो है हम लोग क्या मान के रखेंगे बच्चों, आई का मान रख देंगे। जो कांस्टेंट हमने आई निकाला इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसका मान रखने पर, तो आपका पहला समीकरण क्या था बच्चों, माइनस ए इज इक्वल टू के टी और प्लस आई था, आई की वैल्यू कितनी है, माइनस ए नॉट, है ना, माइनस ए नॉट। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू, माइनस में तो इधर का आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि ए नोट माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों। तो देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए नोट माइनस ए बाई टी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ए नोट माइनस ए बाई टी। देखो बच्चों ये जो हमने लिखा है इसी को हम लोग कहते हैं शून्य कोटि का वेग व्यंजक, यानी यह क्या है बच्चों, तो यह शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक है। तो अब जाकर वेग व्यंजक जो है बच्चों क्या हो गया, प्रूफ हो गया फाइनली कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो इतना आपको एक्सप्रेशन देकर प्रूफ करना है। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे बच्चों, के इज इक्वल टू एन नॉट माइनस ए बाई टी, यही होता है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक। इसको आप नोट करेंगे। तो देखो बच्चों अब जो बताने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हमेशा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा कि ग्राफ कैसे दिखाइएगा, शून्य कोटि का ग्राफ क्या होता है। तो देखो हम जो है यहाँ पर बच्चों ग्राफ बताने जा रहे हैं। तो देखो ग्राफ हम किसके बीच में बना रहे हैं, सबसे पहले ये देख लो, कहता है कि यदि ए सांद्रण में परिवर्तन बच्चों, ठीक है ना, टी समय में परिवर्तन के बीच, यानी सांद्रण में परिवर्तन और समय के बीच आलेख खींचा जाए तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, लेकिन जिसकी ढलान देखना बच्चों क्या हो जाती है। जैसे देखो हमने यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया बच्चों, ये टाइम का ग्राफ है, ये सांद्रण का है बच्चों, दिख रहा है आपको, ये समय बता रहा है और ये क्या बता रहा है, सांद्रण। ठीक है बच्चों ध्यान देना। अब यहाँ हमने आप देखा होगा परिवर्तन को नीचे रखा, इसलिए क्योंकि प्रारंभिक सांद्रण कभी भी अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, और अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ता है प्रारंभिक सांद्रण घटते चला जाता है, और जो सांद्रण में परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे कमने लगता है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों होता क्या है कि जब हम
सांद्रण ए और टी के बीच आलेख खींचने जाए तो हमारा जो प्रारंभिक सांद्रण था बच्चों वो कहाँ पहुंचने चाहेगा, ए के पास पहुंचना चाहेगा। जैसे परिवर्तन होगा तो ये वाला जो यहाँ से जो ए नॉट जो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से जो ढलान निकलता है, यहाँ से जो ग्राफ निकलेगा, यहाँ से जो आप सीधी रेखा दीजिएगा वो इस तरीके से दीजिएगा सीधी रेखा। यानी सीधी रेखा देखिए बच्चों नीचे की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सांद्रण धीरे धीरे क्या हो रहा है, समयानुसार घट रहा है ना, और समयानुसार घट रहा प्रारंभिक सांद्रण। तो ये क्या होता है कि जो ढलान होता है बच्चों, ये जो ढलान आप देख रहे हैं, ये ढलान क्या बता रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है ना, यानी कि घट रहा है। तो यहां पर एक चीज याद रखना, जो सीधी रेखा बनता है बच्चों वो के लिए बनता है, क्योंकि आप एक्सप्रेशन पढ़ते हैं के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी पढ़ते हैं आप, है ना। यानी कि जो आपका वेग व्यंजक होता है बच्चों ये होता है, यानी के लिए होता है। तो के यहां पर आपको क्या दिख रहा है, डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है ना। और ये ढलान नीचे क्यों आ गया, क्योंकि हमारा ए नॉट की वैल्यू ज्यादा थी और एक क्या थी, कम थी, और ये टाइम के अनुसार क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, यानी एक की तरफ आ रहा है। तो यहाँ ढलान क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के हो जाएगा। और इसका अवरोध कौन कर रहा है, ए नॉट कर रहा है, क्योंकि ए नॉट ही प्रारंभिक सांद्रण है, अधिक सांद्रण है। तो ये इसका क्या है बच्चों, शून्य कोटि का ग्राफ है। तो जब भी देगा पहचानने के लिए 4 ऑप्शन में, तो याद रखिएगा शून्य कोटि का ग्राफ ये होता है। इसके बाद बच्चों देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। आपको देगा वेग व्यंजक के बाद की अभिक्रिया की अर्ध आयु कैसे निकालेंगे, है ना। पूछ देगा शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करें, है ना। तो कैसे बताओगे बच्चों, तो पहले हम इससे लिए आपको पहले डिफिनेशन समझा देते हैं कि होता क्या अभिक्रिया की अर्ध आयु। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, हाफ लाइफ टाइम, यानी किसी अभिक्रिया के होने में आधा समय, किसी अभिक्रिया के ठीक आधा होने में कितना समय लगेगा, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं। और इसको हम लोग टी के द्वारा नहीं दिखाते, किसके द्वारा दिखाते हैं, टी हाफ के द्वारा। टी मतलब पूरा समय और टी हाफ का मतलब आधा समय। तो इसको बच्चों आप नोट करेंगे और फिर इसके बाद हम आगे आपको शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक बताते हैं। तो देखो बच्चों अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं ये भी आपको पूछता है क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में कि शून्य कोटि अभिक्रिया का आप अर्धायु का व्यंजक कैसे ज्ञात करोगे। तो बच्चों देखो वेग व्यंजक के बाद हम निकालने जा रहे हैं अर्धायु का व्यंजक। तो सबसे पहले हम देखो बच्चों यहाँ एक्सप्रेशन में हमने क्या लिखा है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक। वेग व्यंजक से ही हम लोग निकालेंगे बच्चों अर्धायु का व्यंजक। तो वेग व्यंजक क्या कहता है, के इज इक्वल टू एन नॉट माइनस ए बाई टी। इसको आप इक्वेशन क्या मान लो बच्चों, फर्स्ट मान लो। क्या मान लो, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों हम लोग को क्या कहा जा रहा है कि अभिक्रिया का अर्ध आयु बताना है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, अर्ध आयु के लिए क्या लिखोगे, आप देखो तो ध्यान से थोड़ा सा। अर्ध आयु के लिए आप लिखोगे, आप टाइम जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि अर्धायु किसके लिए निकालते हैं, आधा समय के निकालते हैं। तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, टी हाफ की इक्वल हो जाएगा। और तथा जो आपका सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है बच्चों, यानी सांद्रण में परिवर्तन कितना हो रहा था टी समय में, तो ये कितना होगा बच्चों, तो ये भी आधा परिवर्तन होगा। किसका, प्रारंभिक सांद्रण का, जो शुरुआत में सांद्रण है बच्चों उसका क्या हो जाएगा, जो है आधा परिवर्तन हो जाएगा। तो शुरुआत में परिवर्तन कितना था, शुरुआत का सांद्रण कितना था बच्चों, ए नॉट, और इसका आधा चेंज हो जाएगा कितना समय में, आधा समय में अभिक्रिया का, यानी कि ए किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एन नॉट बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये अर्ध आयु के लिए आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अभिक्रिया के अर्धायु के लिए टी जो है टी हाफ हो जाएगा और ए जो हो जाएगा ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में मान रख देंगे। अब समीकरण 1 में टी तथा ए का मान रखने पर क्या रखेंगे, टी और ए का मान क्या रखेंगे बच्चों, यहां पर समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा के इज इक्वल टू ए नॉट, है ना, माइनस ए नॉट बाई 2 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर ए की जगह हमने क्या रख दिया, ए नॉट बाई 2, और टी की जगह पर क्या रख दोगे, टी हाफ रख दोगे। क्या रख दोगे, टी हाफ। अब टी हाफ को इधर ले आएंगे अगर बच्चों तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू, है ना, ये देखो ए नॉट में से ए नॉट बाई 2 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, ए नॉट बाई 2, एक में से आधा घटा दो तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा ना, और के इधर जाएगा ना तो बट्टा क्या हो जाएगा, के। अब देखो बच्चों ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो यानी कि हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारा टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के, यानी कि अभिक्रिया के जो शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु का जो व्यंजक हुआ बच्चों, इसको आप लिख सकते हो, यह शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु का व्यंजक है। क्या लिखेंगे, अर्ध आयु का व्यंजक है।
और अर्ध आयु का व्यंजक किसको हम कह रहे हैं बच्चों, और ये हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्या होगा फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू एन नोट बाई 2k। क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू एन नोट बाई 2k। तो ध्यान दोगे बच्चों, थोड़ा सा इसमें जो है आपको अभी इस एक्सप्रेशन को नोट कर लोगे, और इसमें हम जो एक चीज अभी यहाँ पर बताने जा रहे हैं बच्चों, उस पर थोड़ा सा फोकस करोगे। फोकस क्या करोगे, देखो क्या रहा है कि यहाँ पर इसी समीकरण से हम चल रहे हैं बच्चों, यहां से देखो यहां चल रहे हैं हम, क्या कह रहा है कि टी हाफ है ना, यहां हम लिख देंगे नोट इज में कि टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई 2k, ठीक ना बच्चों। तो इस हिसाब से आप क्या देखोगे, यहां पर हम लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए नोट बाई क्या लिखोगे, सॉरी ए नोट बाई क्या लिखोगे, के लिखोगे, और ए नोट बाई जब के लिखोगे बच्चों तो यहां पर ये ध्यान देना कि ये 1/2 क्या है, ये तो कभी वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों। तो आप टी हाफ क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट बाई के, ये भी आप लिख सकते हो। और यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि अतः क्या लिखोगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया, क्या लिखोगे, अतः शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु जो होता है बच्चों वो क्या होता है, तो देखो प्रारंभिक सांद्रण, ए नोट क्या है, प्रारंभिक सांद्रण। तो प्रारंभिक सांद्रण किसका, अभिकारक का ना, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, पूछेगा किसका समानुपाती होता है, तो किसका, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का, तथा वेग स्थिरांक के क्या है, वेग स्थिरांक का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ये आप ध्यान से पढ़ोगे और याद रखोगे। आज के लेक्चर में हमने आपको बताया कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक कैसे निकालते हैं और उसकी अर्धायु का व्यंजक कैसे निकालते हैं, और इसको आप ध्यान से पढ़ोगे। इससे कोई भी संबंधित समस्या होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।